तो आपको पता था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो देखो, यानी कि जब आपको ये बात पता थी, मान लो एक जर्नल इक्वेशन है ए प्लस बी, प्रोडक्ट बन रहा है सी, और अगर इससे रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेट लिखोगे तो रेट क्या लिखोगे, के ब्रैकेट ऑफ ए ब्रैकेट ऑफ बी, ये लिखोगे। बात क्लियर? जब आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या लिखोगे, के ब्रैकेट ऑफ ए ब्रैकेट ऑफ बी लिखोगे। अब देखो, इस के का बहुत बड़ा रोल है आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन को पहचानने का। क्यों? क्योंकि देखो कैसे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। क्या है? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत ध्यान रखना है। क्यों? अभी पता चल जाएगा आपको। यानी कि कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल पर लीटर में। K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। टाइम मिनट में हो या सेकंड में हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब इसमें n क्या है सर, इसमें n क्या है? तो देखो भाई, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, यानी कि n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखो n अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो देखो, अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, जीरो ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर की अगर बात करूं तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, n इज इक्वल टू जीरो। क्या रखोगे? n इज इक्वल टू जीरो। तो यूनिट क्या आ जाएगी k की? k इज इक्वल टू n की जगह अगर जीरो रखा यहां पर तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स। क्या आ जाएगा? टाइम इनवर्स। ये देखो, जीरो ऑर्डर के लिए बात आ गई। यानी कि अगर क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन नहीं है और आपको यूनिट दे रखी है, यूनिट आप भूल गए हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या याद रखना है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स याद रखना है। आपको बिल्कुल भी कहीं भी किसी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। एक और करके दिखा देता हूं। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो n इज इक्वल टू कितना रखोगे, 1। तो n इज इक्वल टू जब 1 रखोगे इसमें तो 1 में से बन गया कितना हो गया, जीरो। और किसी की पावर अगर जीरो होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इतनी तो सभी लोग इस बात को जानते हैं। यानी कि k की यूनिट क्या आ गई, टाइम इनवर्स। सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है, वो टाइम या मिनट में होगा या सेकंड में होगा, वो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने। बोलो भाई, इतनी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि k इज इक्वल टू टाइम इनवर्स। ठीक, कभी भी अब इस तरीके से अगर के रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी हो, उससे आप आइडिया लगा लोगे। अगर क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, nth ऑर्डर के लिए ये बात क्या है, एप्लीकेबल है। इतनी बात सबको समझ में आई? एकदम क्लियर। इसके बाद देखो, एक टर्म आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बहुत कॉमन सी बात है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है। ठीक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बहुत सिंपल सी एक लाइन में बात को खत्म कर देते हैं। जो उस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा वो किसको बताएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को बताएगा। बात मेरी एकदम क्लियर हुई? धीरे धीरे वाला जो स्टेप होगा वो किसको बताएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को बताएगा। यानी कि द स्लोएस्ट
step is rate determining step. द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इतनी बात मेरी मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कोई भी कठिन बात आपको अभी तक बताई है, बहुत इजीली। क्यों बच्चों को इसी बात में, सर अगर क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? भाई कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या दिया है, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं? कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। इतनी बात मेरी सबको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको कोई भी बात रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट 2 सेकंड नैनो सेकंड में यानी इक्वल टू जीरो रखो। देखो जीरो ऑर्डर की जो यूनिट है वो मैच कर रही है, या एन इक्वल टू 1 रखो, देखो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट मैच कर रही है। अगर इस तरीके सेकंड रखो, थर्ड रखो, देखो मैच कर रहा है, बस खत्म बात। आप देख लो उस क्वेश्चन में करके कि जो आपने यहां पर रखा है वही क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी ऑर्डर की क्या होगी, रिएक्शन होगी। आप अपना फॉर्मूला लगाना, आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो यहां तक नोट डाउन करो आराम से। इसके बाद बात करते हैं रेट के फैक्टर पर। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो आगे देखिए, आगे अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी में, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, कि कौन कौन से फैक्टर रेट पर क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं तो देखो क्या होता है, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर रेट बढ़ेगा, अगर रेट बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। इतनी बात मेरी सबको समझ में आई, एकदम क्लियर बात। दूसरा देखो प्रेशर, क्या है, प्रेशर। ठीक, अब अगर प्रेशर की बात करूं तो देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसको रफ कर देता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अगर प्रेशर है तो देखो क्या होगा, यानी कि अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर है तो रेट अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसको एक बॉक्स में बंद कर लो इस तरीके से। ठीक है, क्या कर रहा है, इस वाली बात को भी एक बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यानी कि दो फैक्टर की यहां पर क्या हो गई, बात हो गई। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, पहले अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो भाई यहां तक अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे देखो।
रेट कैटलिस्ट, क्या है? कैटलिस्ट। ठीक है, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट का भी फर्क पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है पॉजिटिव कैटलिस्ट है या निगेटिव कैटलिस्ट, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्यों बच्चे बहुत इस फैक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना। आप इतनी बात जानते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। या रेट इंक्रीज है तो वहां आपको टेम्परेचर भी क्या दिखाई देगा? इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, इतनी बात के लिए अब देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर ये रेट आपने तो इंक्रीज कर दिया क्योंकि आप कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, या रेट इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा। सर एक बात मुझे नहीं समझ में आई। देखो वो क्या है, मैं समझ गया क्या नहीं समझ में आई आपको। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, दोनों केसेस में, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे क्या हो, एंडोथर्मिक हो। इसको पहले नोट करो जरा, फिर मैं लिखता हूं, नोट करो इसको। नोट कर लिया इसको आराम से। अब देखो, अब मैं लिखता हूं। देखो मैंने बोला कि रेट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं ऑब्जर्व। अगर आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। रिएक्शन चाहे आपने ऑब्जर्वेशन में एंडोथर्मिक दिखाई दे रही हो चाहे एक्सोथर्मिक दिखाई दे रही हो, दोनों के लिए ये बात वैलिड है। अब देखो एक बात आपके क्वेश्चन में क्या आएगी, क्या आएगी आपके क्वेश्चन में बात। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो रेट 2 to 3 टाइम इंक्रीज करता है। रेट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज, रेट क्या करता है? 2 to 3 टाइम इंक्रीज करता है। अरे सर आपने तो कह दिया कि 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज करता है, हमें कैसे पता चला? हम कैसे क्वेश्चन में जस्टिफाई करेंगे? आप ध्यान रखना, अगर वो बोले टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा है, आप इनिशियल वैल्यू को लेना और उसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप बाकी नीट के हो, आपको कोई भी फालतू का दिमाग इधर उधर नहीं लगाना। कितना लेना? वेरी कर रहा है 2 to 3 में, लेकिन आप इनिशियल लेना 2 पे, कि अगर रेट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो ये रेट कितना इंक्रीज कर रहा होगा? 2 टाइम्स मान के सॉल्व कर देना और आपका आंसर परफेक्टली राइट आ जाएगा। 4 ऑप्शन में से वहां पर कोई ना कोई ऑप्शन रखा हुआ होगा जो आपसे क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर? ठीक, अब देखो इसको आराम से नोट कर लो। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 4 जो भी फैक्टर मैंने लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रेशर, नेचर ऑफ कैटलिस्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर रेट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो रेट 2 to 3 टाइम क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक, यानी कि रेट लॉ से, कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेट लॉ पढ़ा था और आज रेट लॉ से रिलेटेड उसके फैक्टर सारी बातें क्या हो गई? फिनिश हो गई। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन पहले जेईई मेंस में पूछा गया है, उसके बाद नीट में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, और एक बार तो भी लेटेस्ट ही हुआ था रिपीट। ठीक, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर मैं उसको पेपर में देखता हूं कि किसी ना किसी पेपर में आता रहता है और बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो अब इसके बाद अगर बात करते हैं, देखना इधर क्वेश्चन था 2N2O5 से मिल रहा है 4NO2 प्लस O2। क्या बन रहा है? 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। ठीक, ध्यान से देखना, 4NO2 प्लस O2 बन रहा है, यानी कि 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन था? माइनस D अपॉन dt N2O5 इज इक्वल टू K1N2O5। क्लियर? फिर लिखा था D अपॉन dt NO2 इज इक्वल टू K2N2O5। D अपॉन dt O2 इज इक्वल टू K3N2O5। रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। K1, K2 एंड K3। देखो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? -1/2 D अपॉन dt N2O5 इज इक्वल टू 1/4 D अपॉन dt NO2 इज इक्वल टू D अपॉन dt इज इक्वल टू O2। ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जल्दी देखो इधर, अब ऊपर देखो, गिवन डेटा में आओ, माइनस, ये देखो जहां पर मैं सर्किल कर रहा हूं बस उस बात को पकड़ लेना आप, कि माइनस डी अपॉन डी टी N2O5 किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? K1N2O5 के इक्वल है। किसके इक्वल है? K1N2O5 के इक्वल है। अपॉन क्या है? 2 है एक्स्ट्रा में, तो वो मैंने लिख दिया 2। फिर देखो 1, ये D अपॉन डी टी NO2 किसके इक्वल है? यहां पर आ जाओ फटाफट, जल्दी आओ जल्दी, इसको देखो, K2N2O5 के इक्वल है, यानी कि K2/4 N2O5। क्लियर बात? अब देखो उसके बाद K3N2O5, क्योंकि D अपॉन डी टी किसके इक्वल है? K3N2O5 के क्या है? इक्वल है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहां से कितना आ गया? K1/2 इज इक्वल टू K2/4 इज इक्वल टू K3। अब लेकिन वहां पर जो आंसर रखे गए इस तरीके से नहीं है। मेडिकल के बच्चे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में घबरा जाते हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ। ये मान लो कि इनके बीच में इक्वल का सिंबल जरूर लगा हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके नीचे कह दो 1, आपको प्रॉब्लम है 1। देखो 2, 4 और 1, इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। अभी मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 4 आपको समझाने के लिए 4 लिख दिया। 2 2 जा कितना हो गया? 4। कितना है? 2K1। ठीक, बीच में सिंबल कैसा? इक्वल का, यहाँ इक्वल का सिंबल लगा दिया। 4 1 जा 4, तो कितना आ जाएगा ऊपर? K2। 1 4 जा 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4K3। ठीक है, ये मैंने आपको कभी भी रेशियो का एलसीएम लेने का तरीका भी सिखा दिया। इस लाइन को रफ कर दो, नीचे वाले को भी भूल जाओ। आंसर हमारा क्या आ गया? 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट। अब देखो नेक्स्ट टर्म इसी में आता है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। क्या होता है ऑर्डर और क्या होता है मॉलिक्युलरिटी? देखो ऑर्डर होता क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक, यानी कि ऑर्डर को हमेशा आप
किसी भी एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन के टर्म में डिफाइन करोगे, जो रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लिखी गई होगी तो उसमें कंसंट्रेशन भी तो आई होगी, और कंसंट्रेशन की जो पावर का सम होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो मैंने लिखा है कि द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट एक्सप्रेशन। क्या हो गया? यानी कि कंसंट्रेशन की पावर का जो सम है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। अब यहीं पर बात करते हैं, पहले ऑर्डर की बात को फिनिश कर देता हूं जिससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना जाए। ठीक, अब देखो मैंने कहा कि जैसे एक रिएक्शन है ए प्लस बी किसी में, और प्रोडक्ट बन रहा है पी। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट पी बन रहा है। यानी कि रेट इज इक्वल टू के ब्रैकेट ऑफ ए और ब्रैकेट ऑफ बी। क्या लिखा है? ब्रैकेट ऑफ ए ब्रैकेट ऑफ बी। ठीक, अभी मैंने देखो इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब यहां पर मैंने कहा कंसंट्रेशन की पावर का सम, तो मैं आपको समझाने के लिए इसमें एक चेंज कर देता हूं इस इक्वेशन में कि जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसको एक बार मैं पहले रफ करता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा, लिखा है मैंने एक्स ए, या ऐसे लिख दू N1 A प्लस N2 B बन रहा है प्रोडक्ट P। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट P बन रहा है। यानी कि प्रोडक्ट जब P बन रहा है तो रेट इज इक्वल टू के A की पावर N1 B की पावर N2। क्या लिखा? B की पावर N2। यानी कि रेट इज इक्वल टू के A की पावर N1 और B की पावर N2 लिख दिया। बात क्लियर? अब देखो ऑर्डर, मैंने कहा कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। N1 प्लस N2, N1 एंड N2 इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और N इज द टोटल ऑर्डर। बात मेरी क्लियर हुई एकदम? ठीक है, यहां तक एकदम बात क्लियर? ठीक, अब देखो अगर ये बात आपको क्लियर हो गई कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर N1, यानी कि कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। लेकिन वो किसमें होनी चाहिए? वो जो रेट एक्सप्रेशन है वो किसमें होना चाहिए? एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो भाई ध्यान दो, ठीक, यहां तक अगर आपने लिख लिया तो आपको एक बात और बता दूं, एक पॉइंट और लिख देता हूं कि ऑर्डर इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर एक कैसी क्वांटिटी है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। यहां तक कितनी बात समझ में आ गई? अब ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, ये कैसा हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जीरो निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ये थी ऑर्डर की बात। अब मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है? तो देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मॉलिक्यूलरिटी में जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करेंगे वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? वो एलिमेंट्री इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। और देखो मैंने क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। तो बुक सब क्या बताएंगे इस बात को क्या एक्सप्लेन किया गया है? इसको क्या बोला गया है? मॉलिक्यूलरिटी बोला गया है। इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यानी कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। इट इज कॉल्ड एज आज तक मॉलिक्यूलरिटी से कभी कोई क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं गया है, आपको सच बात बता दूं तो। अब देखो, मॉलिक्यूलरिटी
नेवर नेगेटिव जीरो फ्रैक्शनल कभी भी नहीं हो सकती, जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा किस तरीके से होगी, 1 2 3 इस तरीके से होगी। और मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी अभी तक कितनी देखी गई, मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी 3, कितनी देखी गई 3। अभी तक मैक्सिमम जो मॉलिक्युलरिटी की बात की गई वो कितनी की गई 3। एकदम बात क्लियर। जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी जाए ए प्लस बी से पी, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो कुछ भी नहीं बता सकते ऐसे, क्योंकि एक बैलेंस केमिकल एलिमेंट्री इक्वेशन होना चाहिए, ऐसे आप कुछ भी नहीं बता सकते। ध्यान रखना, अभी असाइनमेंट दूंगा तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके से। बात यहां तक समझ में आ गई क्लियर। देखो भाई, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो आगे देखो, अब जैसे कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए प्लस बी और इससे दिया है ऐसे सी, और पूछ दे आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते। ध्यान रखना, डज नॉट डिफाइन आंसर, क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर को हमेशा कैसे बताओगे, जब वो रेट एक्सप्रेशन की किस में लिखा होगा, फॉर्म में लिखा होगा। अब बहुत छोटे छोटे बहुत बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले देखो कि कैसे कैसे हमारे पेपर में ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे दिया है रेट इज इक्वल टू के सी ए की पावर 0.5 और सीबी की पावर 0.5। सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैंने आपसे बात की है। ठीक है, हम एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से कवर करके चल रहे हैं, क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी के बाहर जल्दी नहीं जाता है। तो मैं एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। जितना कंटेंट मैं आपको करा रहा हूं उतना तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना आप लोग। यानी कि पूछा ऑर्डर, तो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, n इज इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए इधर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिएक्शन दिया 4NO2, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन था 2N2O5 4NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2 ये लिखा हुआ था। ठीक, बात क्लियर। और ये चीज लिखी हुई थी और क्वेश्चन में लिखा था कि रेट इज इक्वल टू के N2O5, ऐसे लिखा था, इस लिखा था। पूछा था कि ऑर्डर क्या होगा, कुछ ने दिमाग लगाया, अपना नया नियम लगा दिया, पावर 2 कर दी, खटाक से -1 मिल गया एकदम, -1 तुरंत। अंदर तो बड़े खुश हुए, कह रहे जो क्वेश्चन पेपर इसका ऑर्डर तो 2 होगा, हम तो सर 2 लगा के आए हैं, बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अरे मूर्खो, एक बात ध्यान दो, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, रेट इज इक्वल टू के N2O5, यानी कि जब ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी है, यहां पर 1 है, कितनी है तो 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको बेसिक पहले हो गए। अब जो तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, ये नीट में क्वेश्चन इस तरीके के कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको फिर मैं रफ कर देता हूं।
देखो भाई ध्यान दो, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द रिएक्शन A प्लस बी, प्रोडक्ट बन रहा है P, प्रोडक्ट क्या बन रहा है P। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B is double and the rate is double, फुल स्टॉप। इसके बाद बोला है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज डबल, A and B is double, if the concentration of A and B is double, rate is 8 times. Calculate order of reaction. Calculate order of the reaction. ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, पता है। बच्चे इनको गलत कर देते हैं, कहीं का मारा कहीं लिखा, कुछ लिखा, अरे सर हमसे नहीं हुआ, पता नहीं क्या समस्या भाई। इतना जब आसान क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी समस्या होनी चाहिए आपको, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। देखो मैं कितना आसान तरीके से, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले कितने रिएक्टेंट हैं ए और बी, उसके हिसाब से पहले एक जर्नल रेट एक्सप्रेशन लिख लो कि रेट इज इक्वल टू के ब्रैकेट ऑफ ए। अब ऑर्डर पूछा है कि पावर एक्स और बी की पावर बाई लिख दिया आपने एक जर्नल, और इसको कह दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बात क्लियर। अब कंडीशन पढ़ो, फिर क्वेश्चन में क्या दिए हैं। पहली कंडीशन भी बोल रहा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। किसकी कंसंट्रेशन डबल हो रही है? सिर्फ बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है और रेट उस समय कितना है? 2 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि देखो, अब देखो रेट 2 टाइम्स हो गया के ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन बी की डबल है और बी की पावर वाई। क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ए एंड बी इज डबल, रेट इज 8 टाइम्स। रेट कितना है? 8 टाइम्स है। तो देखो भाई, रेट को 8 टाइम्स कर दिया इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए की भी डबल है और बी की भी कंसंट्रेशन क्या है? डबल है। सर ये तो 3 इक्वेशन बन गई सर, हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, हम तो नीट वाले हैं। तो नीट वाले हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। जिससे दिल मैच करे, जिन इक्वेशन से आपका मन करे, ठीक है, उससे बात कर लो। आपका पहली 2 इक्वेशन से बात करने का मन है तो पहली वाली 2 इक्वेशन देख लो लेके। पहली वाली 2 इक्वेशन ली आपने कि रेट ऐसे लिखो के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई लिखा, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर अपॉन 2r, दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करा? इससे डिवाइड करा है। तो के ब्रैकेट ऑफ ए की पावर एक्स और 2b की पावर क्या आ गया? वाई आ गया। कौन कौन सेम सेम दिख रहा है? सेम सेम, सेम जगह काट दो, सेम टाइम सेम जगह काट दो। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स काट दो, सेम टाइम सेम जगह, तो मैंने काट दिया। तो 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर बाय। अब ध्यान दो, गलती नहीं होनी चाहिए। जब इसमें से आप 2 कॉमन लोगे, ध्यान से यहीं पर, जब आप 2 कॉमन लोगे तो कितना? 2 की पावर बाई कॉमन आएगा। जब यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 की पावर बाई कॉमन आएगा, तो 2 की पावर बाई कॉमन आ गया। ठीक है, 2 की पावर क्या कॉमन आ गया? बाई कॉमन आ गया, यानी कि ब्रैकेट ऑफ बी की पावर क्या हो गया? वाई। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ध्यान दो,
इधर आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। कुछ लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया होगा, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, ऐसे कर लो, चाहे बेस सेम होने चाहिए। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर y, इसकी पावर कितनी है 1, तो नीचे बेस दोनों कैसे हैं सिमिलर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। अब x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो, जिसको मन करे कि सर हम तो अब अलग अलग इक्वेशन लेंगे, हम सब एक जैसी इक्वेशन नहीं लेंगे। मैं कहता हूं लो इसको ले लो, इक्वेशन सेकंड वाली में थर्ड को डिवाइड कर दो, तो 2 रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x और 2 बी की पावर y, और नीचे डिवाइड करो 8 आर ए इज इक्वल टू के ए की 2 ए की पावर x 2 बी की पावर y। फिर मैंने अभी कहा सेम टाइम सेम जगह, तो सेम टाइम सेम जगह कौन गया, ये गया ये गया, के से के को मार दिया, 2b की पावर y से 2b की पावर y को गोली मार दी, यानी कि आ गया 2 4 जा 8 1/4 आ गया यहां पर, इज इक्वल टू इधर कितना आ गया a की पावर x, और अब देखो फिर से यहाँ 2 जब कॉमन लोगे तो कितना आएगा 2 की पावर x बाहर, a की पावर x, इससे ये कैंसिल आउट, इधर कितना बचा 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भगवान की दया से 4 ही होता है, तो क्या लिख दिया। अब देखो बेस सेम करने के लिए लिखा है इसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो ध्यान देना, यानी कि x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 2 और y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1। ठीक है, यही क्या हो गया, एक तो आंसर ये हो गया। पहली बात पूछे टोटल ऑर्डर कितना होगा, टोटल, तो टोटल कैसे निकालोगे, x प्लस y कर दो तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ऊपर वाला अगर पूछा जाए x और y के रिस्पेक्ट में तो वो भी आंसर है, और अगर टोटल पूछा जाए तो ये भी क्या है आंसर है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये नए तरीके का क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लेकिन घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखो ये दिया है कंसंट्रेशन दी है, और दूसरी तरफ दिया है रेट दिया है। 3 एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1 के लिए है, एक्सपेरिमेंट 2 के लिए है, एक्सपेरिमेंट 3 के लिए है। इस तरीके से आपके पेपर में हो सकता है इधर एक्सपेरिमेंट की भी एक लाइन लिखी हो, तो उससे आप घबराना मत, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन या ए की पावर एक्स, ऐसे लिख लो। क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर आपने क्या लिख दिया एक्स लिख दिया। ठीक, बहुत आसान हो गया। देखो अब क्या करो, सबसे पहले वाले से 0.025, क्या ये कंसंट्रेशन है, तो इसकी पावर क्या लगा दो एक्स लगा दो, इधर लिख दो के, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको रफ कर देता हूं एक बार। रेट कितना है, पहले रेट लिख लो। अच्छा पहले के लिए 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 कितना है 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 के ए की जगह लिखो 0.0025 की पावर एक्स। अब इससे तो आप अकेले सॉल्व कर नहीं लोगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट से दूसरी इक्वेशन बना लो। कितना है रेट 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू के 0.005 की पावर एक्स, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में क्या करो सॉल्व कर लो, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। कितनी आ जाएगी -1। लेकिन कहोगे सर आपने डायरेक्ट ले दिया, मुझे सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूं। देखो भाई ध्यान से देखना इधर, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान से देखो। दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड कर दो, यहां पर इसको डिवाइड कर दो।
के से के कैंसिल आउट हो गया, के से के क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 10 टू दी पावर माइनस इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। इधर आ गया 10/5 इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा मेडिकल के बच्चे गलतियां कर देते हैं, यहां पर थोड़ी सी सावधानी रखना। मैं इसको ऐसे सॉल्व करवा रहा हूं, देखना भाई। 1 2 3 4, तो ये 25 रहने दो, ठीक है। यहां इंटू लगाओ और नीचे लिख दो 10 टू दी पावर 4। यहां पर कितना है, नीचे देखो 1 2 3, इधर लिख दो 5 और ऊपर लिख दो 10 टू दी पावर 3, पॉइंट पॉइंट सब खत्म, और इन सब की पावर x, ठीक है भाई। ये आ गया 5 5 जा 25, कितना हो गया 5 5 जा 25, और ये हो गया कितना 5 2 जा 10, कितना आ गया 5 2 जा 10। देखो भाई ये आ गया 2 इधर, ठीक है। ये 10 टू दी पावर 3, ये 10 टू दी पावर 3, और इधर कितना है 5 2 जा 10। बात क्लियर। 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख दो, अगर 1/2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, तो कोई कंफ्यूजन इसमें भाई। अब 2 को ऊपर ले जाओगे तो 1 - 1 पावर हट जाएगी, उसमें कोई कठिनाई है ही नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -1, यही तो मैंने आंसर लिखा था पहले, देखो यही क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा कि गिवन रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है P, द ऑर्डर इज 1। कितना दिया है ऑर्डर, 1 दिया गया है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो लिखा है रेट, 3 एक्सपेरिमेंट रेट के दिए, और यहां पर देखो क्या कैलकुलेट करना है आपको, ऑर्डर नहीं कैलकुलेट करना है, इनसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ध्यान दो, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत टफ लग रहा होगा। देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। आपको पहले अच्छा ये बताओ, रेट इक्वेशन दी गई है, बोलो यस या नो। यस सर, दी गई हुई है। चलो, अगर रेट इक्वेशन दी है तो मैंने इस रेट से लिख दिया कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब ध्यान दो, ऑर्डर आपको कितना दे दिया, टोटल 1, टोटल ऑर्डर 1 है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है, 1 है। यानी कि जब, अब देखो, अब हमारे पास के की वैल्यू अभी नहीं है, तो हम यहां से के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस बात को सबसे पहले समझना है। एक्सपेरिमेंट 1 में देखो तीनों डेटा गिवन है। सबसे पहले देखो रेट कितना है, यहां पर 0.10, कितना है रेट, मैंने लिख दिया यहां पर रेट 0.10 लिख दिया मैंने ऐसे, इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ए की कितनी है, जल्दी देखो 0.20। कंसंट्रेशन बी की कितनी है 0.05। जब आप इसको देखो सब सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जल्दी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक, के की वैल्यू 10 आ गई। यानी कि अगर के की वैल्यू 10 आ गई सॉल्व करने के बाद इसको, तो आगे देखो कैसे सॉल्व करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले इसी रेट एक्सप्रेशन से यहां पर रेट कितना है 0.40 इज इक्वल टू के, ए की पावर ए की जगह एक्स की पावर 1, और यहां पर इसकी जगह कितना दिया गया है 0.05, कितना दिया है 0.05 की पावर 1। यानी कि के की वैल्यू आपको पता है 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.80 आ गई। देखो भाई, इसी तरीके से बाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहां पर देखो कितना दिया 0.80 इज इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है, जल्दी देखो 0.40 की पावर एक्स, और ये कितना आ गया बाई की पावर 1, यहां पर कितना होगा 1। यानी कि देखो 42 जा कितना आ गया 2, यहां 10 बाई, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0.20। x की वैल्यू आ गई 0.80 और y की वैल्यू आ गई 0.20। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि आज आपने देखो बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए,
आज आपने क्या क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपने बात की कि रेट कांस्टेंट की यूनिट, जर्नल यूनिट क्या होती है वो आपको पता चल गया। आपको रेट कांस्टेंट की जर्नल यूनिट पता चल गई और जर्नल यूनिट से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ऑर्डर पता चल गया क्या होता है और ऑर्डर कैसे डिफाइंड होता है, किसका डिफाइंड होता है। मॉलिक्यूलरिटी एक बहुत छोटा सा आपके सिलेबस में टॉपिक है, मैक्सिमम आपको पता चल गई कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो निगेटिव फ्रैक्शन नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं देखी गई। ये बात की आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस को किया, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। अगले लेक्चर में आपसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक की बात को डिस्कस करेंगे, उनकी हाफ लाइफ पढ़ेंगे, उनकी सारी ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।